हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स को पढ़ेंगे और ये सारे क्वेश्चन्स जो हैं, ये रेलवे के वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि एनटीपीसी हो गया, जेईई हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी, टेक्नीशियन, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चन्स पूछे जा चुके हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हमेशा ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन्स को, 1 बार, 2 बार इस वीडियो को याद हो जाएगी आपको सारे क्वेश्चंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो 1925 में जो है केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जो थे उनका नाम है विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। अगला है अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अंगीकृत मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट किया जाना। तो अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे कितने? तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार आया मतलब एक्सेप्टेंस में, तो कानूनी तौर पे, तो उस टाइम पूछ रहा है कि टोटल कितने अनुच्छेद थे? तो उस टाइम था 395। कितना था? 395 आर्टिकल्स थे। और अभी टोटल लगभग 470 प्लस है, ठीक है? बहुत सारे अमेंडमेंट हो जाने के बाद 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। अगला है स्वतंत्र भारत के सॉरी स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब आगे है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल, यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, ये आर.के. शनमुखम चेट्टी जो थे, ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, वित्त मंत्री थे ये। और जो फॉरेन मिनिस्टर थे पहले, ये थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। बाकी यहाँ पे जो आर.के. शनमुखम चेट्टी थे, ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये दिया था एम.एन. रॉय ने। किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? कब एक्सेप्ट किया गया था? तो ये एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था विनियमन अधिनियम 1773, विनियमन अधिनियम 1773। ये क्या था? तो भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्ष वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। संविधान में अन्य देशों के से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ये कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि संविधान में मतलब जो संविधान हमारा जो संविधान बना है, ये बहुत सारे देश के कुछ-कुछ पॉइंट्स को लिया गया है, सब मिला के बनाया गया है, तो उसी पे कहा गया था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल
इसी को बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सॉरी डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या कहा जाता है? डीपीएसपी। अगला है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश ने अपनाया गया था? किस देश से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जो है कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपातकाल वाला जो इमरजेंसी वाला चीज है, ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इमरजेंसी। और इमरजेंसी जो है भारत में 3 तरह के इमरजेंसी है। ठीक है, पहला है स्टेट इमरजेंसी। पहला होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसका की होता है 356 आर्टिकल, 356। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, ये है 352। और एक हो गया फाइनेंस, जो कि हो गया 360। ठीक है, फाइनेंस वाला कभी नहीं लगा है, और ये जो नेशनल है ये 2 बार लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी कि अभी प्रेजेंट में ये रसिया को बोलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान के अंगीकार किए गए हैं? जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को डैश से लिया गया है। जो संघ की अवधारणा है, ये कहां से लिया गया है? ये कनाडा से। कनाडा से। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है यूके से। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन, इंग्लैंड। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? कौन है? तो ये संसद होता है। ठीक है, मतलब स्टेट को तोड़ के दूसरा स्टेट बनाना, या फिर किसी दूसरे देश को अपने देश में शामिल करना, ये सब संसद का काम है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो ये है आर्टिकल 1 में। ठीक है, आर्टिकल 1 में, यानी कि इंडिया जो है ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो ये 7वीं अनुसूची में। कहां पे है? 7वीं अनुसूची में। टोटल कितनी अनुसूची है? तो ये टोटल है 12। इसको इंग्लिश में शेड्यूल बोला जाता है। शेड्यूल। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो यह है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातीय, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है 341। 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो जो 72 आर्टिकल है, ये रिलेटेड है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। जो राष्ट्रपति किसी का अगर कोई सजा है उसको माफ कर देते हैं, तो उसी से रिलेटेड है आर्टिकल 72। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो ये आर्टिकल 72 है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया है संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची में। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के भाग 4 में, मतलब भारतीय संविधान का जो भाग 4 है का अनुच्छेद 43B डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सहकारी समितियों से। सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। अब ये जो आर्टिकल है ये कश्मीर से रिलेटेड था, अब ये आर्टिकल खत्म कर दिया गया। ये एक टेम्पोररी आर्टिकल था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं
के फेरबदल इत्यादि से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है, यानी कि डिफाइन किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? तो ये है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच जो है ये राइट टू इक्वलिटी को मेंशन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो यह है आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को अंत सुनिश्चित करता है? तो यह है अनुच्छेद 18। मतलब कोई भी अपना एक ये इस तरह का टाइटल नहीं रखेगा, जैसे कि सुल्तान, मिर्जा, मतलब सुल्तान हो गया, और जैसे राजा महाराजा लोग रखते थे ना अपना वो, तो इस तरह का कोई भी टाइटल अपना नहीं रखेगा। जैसे कि कोई अब पीएचडी कर लिया तो ये डॉक्टर लिख सकता है, इंजीनियर इंजीनियर लिख सकता है, इस तरह का। बट पहले जैसा कोई कि सुल्तान हम ये हैं, तो इस तरह का कोई अपना नहीं, उपाधि को खत्म कर दिया गया। मतलब ये आर्टिकल 18 में है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो ये है आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 में। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या है कि संविधान का जो ये केंद्रीय बजट जो होता है, केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो ये है आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है 360 में, ठीक है, 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो यह संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो टोटल है 25 भाग, टोटल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो यह है आर्टिकल 169, आर्टिकल 169। और जो ये क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक जो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये अभी तो 25 भाग है, लेकिन इनिशियली कितना था? तो इनिशियली 22 था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है? तो यह है आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32। और इसको संविधान का जो है ये मतलब आत्मा कहा जाता है, ठीक है। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था बी.आर. अम्बेडकर ने, संविधान का आत्मा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये जो दूसरी अनुसूची है ये संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है। इसमें सैलरी मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह है आर्टिकल 123। क्या है आर्टिकल 123 में? कि संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1954 में, 1954 में। और ये जो 35 ए है, ये भी इसका बहुत सारा पार्ट लगभग खत्म कर दिया जा चुका है। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कश्मीर से। और ये जो होता है ना, मतलब आर्टिकल 35 ए, तो ये है कश्मीर से रिलेटेड, जिसमें कि वहाँ के लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स और प्रिविलेज दिया जाता है इसके अनुसार। बट ये अब खत्म कर दिया जा चुका है, 370 और 35 ए दोनों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16। ये क्या कहता है? तो ये मतलब कि कोई भी अगर सरकारी जॉब आएगी, तो सरकारी जॉब मतलब ऐसा नहीं कि सरकार लोग जो अपना रिलेटिव लोग को रख ले उसमें जॉब के लिए, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें जितने भी जॉब होंगे तो उसका एक प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट डाला जाएगा, उसमें अपना लोग सब आवेदन करेंगे, एग्जाम होगा प्रॉपर, सभी को समान मौका दिया जाएगा कि अपना जो जिस तरह से जो एलिजिबल होगा उस तरह से सबका उसका सिलेक्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अभी तुरंत अभी बताया था, अनुच्छेद 16।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो ये आर्टिकल 19 है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है ये मतलब अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, मतलब कि अ, अपना कुछ भी जैसे कि स्पीच देना, प्रोटेस्ट करना, तो ये सब है जो मतलब अभिव्यक्ति की आजादी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 ये जो है मतलब कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है, ठीक है। और जब संसद की दोनों सदनों का बैठक होता है तो उसको लीड कौन करता है? तो उसको लीड करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही, मतलब स्पीकर। एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्त जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। क्या कहती है? मतलब कि एक संक्षिप्त परिचयात्मक जो मतलब कि एक समरी एक तरह से समझ लीजिए, जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य और सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, ठीक है। 1973 के 1973 में जो हुआ था, केशवानंद एक भारतीय केस हुआ था, तो इस सवाल को उठाया गया था की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। 1973 में जो केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। उसमें प्रस्तावना में क्या था, एक मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी, तो उस चीज को खत्म कर दिया गया था, मतलब मौलिक अधिकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 10 साल रहा हो, प्राकृतिक करण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कितने साल रहता हो? तो ये 12 साल। अगर कोई 12 साल रहता हो तो वो मतलब बाय नेचुरल प्रोसेस वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है, वो एक एलिजिबल हो जाएगा इस तरह से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उससे भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा, मतलब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो कब से? यह है 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 से के बाद जो भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेके 11 से संबंधित है, किससे? तो यह है नागरिकता। नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से लेके 11। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो यह है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। उसके बाद से जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और ये कब हुआ था? केशवानंद भारती का जो केस है उसके बाद। किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। और टोटल कितने रीट्स होते हैं? तो टोटल जो रीट्स है ये 5 होते हैं। कितने? 5 रीट्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये लिखा गया है आर्टिकल 15 में, ठीक है। आर्टिकल 15 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल है 29 में। आर्टिकल 29 में। इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने के लिए रोकने के लिए जारी की जा सकती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है? तो ये है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है ये एक रिट है जिसमें कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने के लिए रोकने की जाती है, ठीक है, जिसका वह हकदार या फिर अधिकारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 20। मतलब अगर कोई किसी को अरेस्ट करके ले जाया जाता है तो उसका भी मतलब राइट्स जो है, उसका जो राइट उसको एक तरह से संभाल के रखना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोर्ट किसी को आदेश दिया कि उसको 5 साल का जेल होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप पुलिस 5 साल के लिए जेल ले जाएगा और उसको पकड़ के वहां कूटेगा, तो नहीं, मतलब 5 साल का जेल हुआ है तो सिर्फ जेल ही होगा।
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो ये है 23 से लेके 24, 23 से लेके 24, 23 और 24 जो आर्टिकल है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यह है 14 वर्ष, ठीक है। 14 वर्ष के बच्चों का जो मतलब बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट यानी कि एक रिट है जो कि हैबियस कॉर्पस नाम है, का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। उस रिट का नाम बताएं, उस रिट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तारीख या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषाकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को डैश के रूप में शामिल किया गया है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो कार्य होगा, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 49। मतलब कोई भी जो मॉन्यूमेंट्स है भारतीय हमारे देश का, तो उसको महत्व देना, उस स्थान को और उसका संरक्षण करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये आर्टिकल 49 में मेंशन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधानों को क्या कहा जाता है? मतलब क्या किया जा सकता है? तो इसको ये किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को डैश। तो इसका आंसर है कि किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत होता है में निहित प्रावधान जो है उसको किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो यह है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 इसको अभी भारत में अभी फिलहाल 2 राज्य में इसको लागू कर दिया गया और आज़ादी से पहले मतलब गोवा में था आज़ादी से पहले, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यूसीसी। तो गोवा में था पहले आज़ादी से पहले, और अभी उत्तराखंड, अभी अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में ये लागू किया गया है, तो यह है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। और इसके बाद जो दूसरा राज्य है ये है गुजरात। दूसरा राज्य जो है ये गुजरात है, यहाँ पे भी यूसीसी लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया जाता है? तो ये किया जाता है भाग 4 में। कहाँ पे? भाग 4 में। भारतीय संविधान का भाग 4A, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसी में जो मौलिक कर्तव्य है इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसको बनाए रखना और उसकी रक्षा करना को कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? मतलब कौन संविधान का किस अनुच्छेद में ये मेंशन किया गया है कि जो भी प्राकृतिक पर्यावरण जो सुरक्षा करना है वो प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो यह है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो यह है अनुच्छेद 360।
360। बट अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है। और इससे पहले, इसके अलावा दो और आपातकाल होता है, वो होता है, एक होता है 352, आर्टिकल 352, जिसमें कि होता है नेशनल इमरजेंसी, ये भारत में अभी तक 2 बार हुआ है। एक होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लगता है स्टेट में, वो होता है 356, आर्टिकल 356। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो होता है हेड, तो उसका नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। और अभी भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 87, आर्टिकल 87। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप डैश द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में। भारतीय मतलब कि पूछ रहा है इसमें अगला, कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? जो भारतीय जितने भी डिफेंस हैं, आर्म फोर्स, जैसे कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनके सबसे जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ये संबंधित है आर्टिकल 60, आर्टिकल 60। 60 आर्टिकल जो है ये भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ होता है उससे रिलेटेड है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। और ये सब जो क्वेश्चन अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, मतलब रेलवे में, एसएससी में, और भी बहुत सारे जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, दरोगा का, पुलिस का, डिफेंस का। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लेखित है, किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल है 61, आर्टिकल 61 में ये मेंशन किया गया कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अब्सेंट हो, उपस्थित नहीं हो, तो उनके जगह पे कौन संभालेगा ये कार्यभार? तो ये संभालेंगे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही संभालेंगे, ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये है वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। और अभी राष्ट्रपति जो दूसरी है ये भी महिला है, और ये है द्रौपदी मुर्मू। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे वराहगिरी वेंकटेश गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी, ये चौथे राष्ट्रपति थे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो ये थे एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है शिक्षक दिवस, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में जो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर, वो होते हैं उपराष्ट्रपति। और अभी कौन है? तो अभी हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका चुनाव दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो ये है उपराष्ट्रपति का। और जो सबसे पहला संवैधानिक पद है ये है राष्ट्रपति का। भारत की संसद में डैश शामिल होते हैं? भारत के संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आता है अनुच्छेद 112, 112। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं।
वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी 1952 में। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य संसद की अनुमति के बिना डैश दिनों की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देता है। अगर कोई भी संविधान के अनुसार अगर कोई भी संसद अगर वो सदन में नहीं आ रहा है, हमेशा एब्सेंट है, तो कितने दिनों तक लगातार एब्सेंट रहने से उसकी जो है संसदता जो है ये खत्म कर दी जाएगी। तो ये 60 दिन। ठीक है। अगर 60 दिन लगातार कोई संसद नहीं गया संसद में तो उसका जो सीट है वो खत्म कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं? ये है 12। ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं देश के, वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में जो मतलब सर्वोच्च पद पे कुछ रहे हैं, कुछ ऐसा काम किया है, तो उनके आधार पे मतलब कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करता है? तो यह है 12। और लोकसभा में पहले 2 होता था, अब उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। लोकसभा में भी पहले 2 होता था, उसको खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ राज्यसभा में रह गया है 12। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? तो ये लौटा सकती है 14 दिनों में। ठीक है। अगर कोई धन विधेयक है जो कि लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? तो 14 दिन। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 25। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। कितने? 250। डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। कौन होता है जो कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है? तो ये होता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो। ठीक है। कौन तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक डैश प्रस्तावित किया जाता है कहाँ पे? तो ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा। धन विधेयक जो होगा ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ओम बिरला से पहले जो थी वो थी सुमित्रा महाजन। 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो ये 17वीं। ठीक है। जो 2019 में जो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था वो कौन से नंबर का था मतलब लोकसभा के गठन के लिए? तो ये 17वां नंबर था। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ लोकसभा की सीट भी ज़्यादा है, राज्यसभा की भी ज़्यादा है, और जो विधानसभा जो होता है वहाँ का स्टेट वाला इलेक्शन वहाँ पे भी उसमें भी सबसे ज़्यादा है। एक्चुअली ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कौन जिसका जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उस अनुसार सीट भी ज़्यादा होगा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या होती है कितनी होती है? तो ये होती है 543। टोटल ऐसे 550 होना चाहिए, बट अभी भारत का जो कुछ पार्ट है जैसे कि कुछ कश्मीर का जो कुछ पार्ट है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, कुछ चाइना ऑक्यूपाइड है, तो वो सब रीजन अभी भारत के अंडर अभी फिलहाल नहीं है। तो जब वो आ जाएगा तो वहाँ पे भी भारत का जब इलेक्शन होगा वहाँ पे लोकसभा का, तो वहाँ कुछ MP खड़े होंगे, तो वही सब सीटों के लिए बचा के रखा गया है 7 सीट। ठीक है। तो अभी फिलहाल 543 के लिए इलेक्शन होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। जो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वही चुनते हैं अपना अध्यक्ष। अभी हैं ओम बिरला। कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? तो ये हैं M अनंत सयनम अयंगार। ठीक है। तो रेलवे में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1-2 को फंसाने के लिए, मतलब पुराना कुछ भी पूछ दिया जाएगा जो कि किसी के ध्यान में नहीं होता है। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है कार्यवाहक अध्यक्ष। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये थे सुमित्रा महाजन। और 17वीं कौन है? तो ये ओम बिरला। फिर 18वां जो है ये भी ओम बिरला, क्योंकि फिर से रिपीट वो हुए हैं 2 बार। अगला है संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो कितने किए जा सकते हैं? तो ये जो होता है लोकसभा में कुल सदस्यों का 15%, मतलब कि जितना भी लोकसभा में सदस्य है, ठीक है, तो उसका 15% इतना मतलब मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकसभा के रूप में शासन की डैश संरचना का प्रावधान किया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा संघीय संरचना। ठीक है, संघीय संरचना। भारत के उपराष्ट्रपति जिसका कि कार्यकाल दिया गया 1977 से लेकर 1979 तक थे, कौन थे? तो ये थे जगजीवन राम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति किस तरह से होगी। किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये राज्यपाल को। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन से आर्टिकल के तहत है? तो वो आर्टिकल 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक नहीं और डैश से कम सदस्य नहीं होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा चयनित होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी जो भारतीय संविधान के अनुसार जो है ये मतलब अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा सीट नहीं होगा, 500 से ज़्यादा सीट नहीं होगा और 60 से कम भी नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम 60 तो होगा ही होगा और मैक्सिमम 500, उससे ज़्यादा नहीं। और अभी जो यूपी में सबसे ज़्यादा है, यूपी में, ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा कितना है? तो ये है 403। ठीक है, 403। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? ये है आर्टिकल 241। आर्टिकल 241 जो है ये संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है, मतलब कि हाई कोर्ट से। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति डैश के अंतर्गत उल्लेखित है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? तो ये आर्टिकल 226। 226। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो जो हाईकोर्ट का जो जज होता है उसका जो निर्वाचन उसका जो शपथ है, शपथ या प्रतिज्ञान कहें, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया? तो ये किया गया है 219, आर्टिकल 219 में। जिला और सत्र न्यायाधीश, जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण से अधीन कार्य करते हैं, किसके? तो ये राज्य के जो उच्च न्यायालय यानी कि जो स्टेट का जो भी हाईकोर्ट होता है उससे उसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, जो जिला का न्यायाधीश होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो जज। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है तो उसका मतलब ये टैगलाइन क्या है? तो ये इसका टैगलाइन है यतो धर्मस्यतो जया, यतो धर्मस्यतो जया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी एम फातिमा बीबी, एम फातिमा बीबी। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? जो अभी फिलहाल में जो परिसर है भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? ये किया जाता था संसद भवन से। ठीक है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो यह है 25। ठीक है, 25 है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने में भूमिका जो निर्वहन करता है, कौन? तो ये करता है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। जो राज्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी भारत के राष्ट्रपति जो है ये करते हैं। ठीक है, ईवीएम, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डैश विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई थी। कौन से विधानसभा का चुनाव हुआ था? तो जब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज हुआ था तो ये केरल का। ठीक है, केरल का जब स्टेट इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो ये केरल में। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट होता है। अभी देखिए ये क्वेश्चन मतलब 26 नवंबर 2028 को भी पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में, फिर एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है 29 जनवरी 2021 इसमें भी पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार दो बार, तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 18 वर्ष। ठीक है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ये थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन।
भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। और अगर पूछा जाएगा कि अभी जो प्रेजेंट के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं वो कौन है, तो उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार, श्री ज्ञानेश कुमार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो ये 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। किसके स्थान पे? तो ये पहले उसका नाम हुआ करता था योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग हुआ करता था, तो उसी को ख़त्म कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया, अब उसका नाम हो गया है नीति आयोग। और नीति आयोग के जो हेड होते हैं, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और अभी पूछा जाएगा इसमें कि नीति आयोग का जो ये सीईओ है कौन है, तो सीईओ जो है ये है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। और एक होता है एक तो चेयरमैन जो हो गया, इसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा, और वाइस चेयरमैन जो होगा, वाइस चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है श्री सुमन बेरी, सुमन बेरी। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो ये किया गया 3 फरवरी 2021, 3 फरवरी 2021 को। ये RRB NTPC में पूछा गया था, माफ़ कीजिएगा, ये किया गया था 2014 में, ठीक है, योजना आयोग। और इसी को फिर बाद में नीति आयोग बन गया था ये। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नरेंद्र मोदी, अभी भी वही हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की सौ परीक्षा से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 243J, आर्टिकल 243J। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो ये जो होता है 9वां भाग, ठीक है, 9वां भाग जो है ये पंचायतों से संबंधित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो ये भी 243G आर्टिकल से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 73वां जो संशोधन हुआ था उससे, ठीक है। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? ये पंचायतों की संरचना से, पंचायतों की संरचना से संबंधित है, आर्टिकल 243C। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में थ्री टीयर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट में भारत में त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों आरक्षित होती है? ये होती है पंचायती राज में, ठीक है, पंचायती राज का जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होती है। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ये था राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी होती है? ये होती है 21 साल, 21 साल होती है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए जो संसद की शक्ति किस में वर्णित है? ये अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368, मतलब कि कोई भी अमेंडमेंट जो होगा संविधान में तो वो 368 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? ये मिली थी 9 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, जिसमें कि आर्टिकल जो वहाँ का कश्मीर 370 था आर्टिकल और 35A दोनों को खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन हो को किस संविधान संशोधन के तहत संविधानों में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243A में जो है उसी के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? मतलब कौन सा आर्टिकल में के अनुसार जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो ये आर्टिकल 76, आर्टिकल 76। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसको कि कैग बोला जाता है, इसको इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इसका जो सामान्य कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए, ठीक है।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह है बरगद। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। विशाल गिलहरी यानी कि जेंट स्क्वेरल किस राज्य की राजकीय पशु है? तो यह है महाराष्ट्र की। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन है? तो यह है वुड पिजन, वुड पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? यह है यूपीएससी और यूपीएससी की स्थापना से, यूपीएससी और एसपीएससी, सॉरी एसपीएस यानी कि स्टेट पीसीएस का स्थापना से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 315। कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? यह राजा चलैया समिति, राजा चलैया समिति। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और डैश राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। यह है गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात को जो है ये 1960 में विभाजित किया गया था, ठीक है। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? ये हुआ था अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005 में आरटीआई आया था। भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। मतलब कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वही भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये है आर्टिकल 124 में, आर्टिकल 124 के खंड 2 में, यानी आर्टिकल 124 बी। संविधान के अनुच्छेद डैश जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक प्रतिष्ठापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 44, यानी कि सीए बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉरी सीए नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो ये होगा भारत के उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन और भी पहले पूछा गया 2-3 एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है सब। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ये किया था इंदिरा गांधी ने। भारत के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भारत के डैश के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा। कोई भी राज्यपाल जो है मतलब इस राज्य से उस राज्य के राज्यपाल को मतलब ट्रांसफर किया जाएगा तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्ति नहीं किया जाएगा? तो ये लिखा गया है आर्टिकल 24 में। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है? तो ये है आर्टिकल 154 में लिखा हुआ। संविधान का कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? तो यह है मतलब जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1952 में उसके अनुसार, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन, 42वें, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे सुधार हुए थे इस अमेंडमेंट में, मतलब बहुत कुछ जोड़ा गया था एक्स्ट्रा, तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मूल अधिकारों के हनन यानी वायलेशन के मामले में भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालयों में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? यह है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, और इसको बोला जाता है मतलब कि संविधान का जो होता है ना मतलब हृदय, ये है, ठीक है। और किसने कहा था? तो ये कहा था BR अम्बेडकर, ठीक है। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो यह है 22, ठीक है। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई? तो ये हुई 1953 में। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या होती है, कितनी होती है? तो ये 3 लाख या उससे अधिक, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि मतलब फ्रीडम ऑफ लाइफ, अपना जीने की जो स्वतंत्रता है उसके लिए।
खंड यानी कि ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है समिति के सदस्यों द्वारा, समिति के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो यह है संसदीय। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वीं मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2002 में। संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई थी? है 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए थे? आर्टिकल 76। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? यह है भाग 3 में, मूल अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949, इसीलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? यह है भारतीय संविधान। भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे BR अम्बेडकर। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, मतलब किसके अनुसार? तो यह है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत बार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे डैश अध्यायों में विभाजित किया गया था? ये 22, ठीक है, 22 पार्ट में। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था? ये किया गया था 1946 में। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947। देखिए ये सब रिपीटेड है। देखिए एक बार NTPC में पूछा गया, फिर ग्रुप D में भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? तो भारत का जो भी संसदीय अवधारणा है ये लिया गया है इंग्लैंड से, ठीक है। भारत के संविधान में भाईचारों की भावना किस देश से प्रेरित है? यह फ्रांस। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं सोवियत संघ। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है जर्मनी से। अगला क्वेश्चन, सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है? तो यह है 1950। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? यह है भाग 8वां, ठीक है, भाग 8वां जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था? तो ये मेघालय का, ठीक है, मेघालय का गठन किया गया था। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो ये बना था 1975 में। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो ये दिया गया था 1967 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो यह आर्टिकल 61। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली में विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो यह आर्टिकल 356, इसी को राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिला है? तो यह एंग्लो इंडियन समुदाय। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद जो है 21, ठीक है, अनुच्छेद 21, जीवन जीने की जो स्वतंत्रता होती है।
संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन है कि प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह है अस्पृश्यता के उन्मूलन। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब अनटचेबिलिटी से। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 23। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत संविधान के किस अनुसूची में है? तो यह 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं हैं? तो यह है 22। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो यह है दल बदल विरोधी। दल बदल विरोधी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो यह है आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो यह है अनुच्छेद 164 में। जो मुख्यमंत्री का जो शपथ दिलाया जाता है यह है राज्यपाल के द्वारा होता है। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 164 में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या है? तो यह है आर्टिकल 21A में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? तो यह है अनुच्छेद 100। ठीक है, अनुच्छेद 100 मतलब कोई भी अगर बिल वगैरह आया और अगर मान लीजिए कि सपोर्ट में भी उतने ही वोट पड़े, विपक्ष में भी उतना ही वोट पड़े, तो उस वैसे सिचुएशन में जो होंगे स्पीकर वो भी उनको भी वोट देने की ये परमिशन हो जाएगा। तो यही आर्टिकल 100 में मेंशन किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बजट। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस सूची में उल्लेख है? यह प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। टोटल 12 अनुसूची है। कितने हैं? 12। इसमें ये जो क्वेश्चन का सेट कर रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको 2 पार्ट में करूँगा। ठीक है, लगभग 500 है, तो इसमें पहला जो पार्ट अभी कर रहा हूँ इसमें 250 कर दूंगा, फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि 250। अदरवाइज ज़्यादा पूरा 500 करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर में भी आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग लगे। तो एक बार करूँगा 250 क्वेश्चन का, फिर अगला सेट फिर 250 का। तो अभी अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्रदान करता है? यह रशियन क्रांति से। रशियन क्रांति। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से से परिलक्षित होती है? होती है प्रस्तावना से। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? ये प्रस्तावना। भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेख करता है? ये नागरिकता के बारे में, और ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 में मेंशन है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किसी अधिनियम को नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान किसमें है? किसके द्वारा है? ये नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार संविधान के प्रारंभ होने के बाद किसी अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश से संविधान से प्रेरित था? यह है अमेरिका। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? यह है मौलिक अधिकार से। ठीक है। भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या होती है? यह है 14, मतलब 14 से कम नहीं कर सकता है वहाँ पे। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख है? यह है भाग 3 में। ठीक है, भाग 3। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है? यह है मौलिक कर्तव्य का। मौलिक कर्तव्यों का। और ये लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग को अगर PDF चाहिए होगा तो एक लिंक हम मेंशन कर देंगे कमेंट में। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाइएगा और वहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अगला एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें 250 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।